हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर इन्फ्लेशन एंड फ्लिप्स कर्व जो है इसको कवर करने वाले हैं। धीरे धीरे इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस आपका कंप्लीट होता जा रहा है। मेरी कोशिश है कि यहाँ पर जल्द से जल्द आपका सिलेबस 10 तारीख तक जितना भी मैक्सिमम कवर कर पाती हूँ मैं कवर कर दूं, जिसमें कि मुझे माइट भी 2 से 3 लेक्चर्स लेने पड़े। देखो, हर चीज एकदम से नहीं मिल पाएगी। बहुत सारे मेरे पास अभी डिस्क्रिप्टिव के भी आंसर्स आ रहे हैं, तो मैं 2 आंसर्स आपको चेक कर कर बताऊँगी कैसा है। उन 2 आंसर्स के बाद में थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लो। अगर आपने टेस्ट सीरीज़ ले रखी है तो ठीक है, अदरवाइज़ थोड़ा पेशेंस रख के ना मेरे को आंसर्स का टाइम देना, बिकॉज़ क्लासेस भी हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग भी है, तो मैं इतना सारा नहीं कर पाऊँगी। और जो मॉक्स वगैरह हैं, जो वहाँ का काम है वो भी टीम देख रही है। तो अकेले यहाँ पर हम लोग इतने सारे लोग तो हैं नहीं, देखो कि हम किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन के लोग हैं। तो हम आपके 1 टू 1 कैटर करें, प्लस 1 टू 1 तो कोई कैटर भी नहीं करता, अपन ही कोशिश करें कि करें। तो थोड़ा पेशेंस आपको भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है? आप मुझे एक ऐसे दे रहे हो, 48 आवर्स वेट करो। अगर मैं यहाँ पर पहला ऐसे दोगे या दूसरा ऐसे दोगे, मैं कोशिश करूँगी 24 आवर्स के विदिन आपका चेक कर कर बता दूँ मिस्टेक्स। इम्प्रोवाइज़ेशन का काम अब आपका है, ठीक है? और कुछ लोग ना समहाउ चैट जीपीटी और जेमिनी पर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं फॉर देयर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग। लिटरली बता रही हूँ, प्रीसी राइटिंग में उन्होंने सेम टू सेम सेंटेंसेस लिख रखे हैं, उसने उसको अच्छा बताया है। देखो, जेमिनी ना पर्सनलाइज्ड बेसिस पर चलता है। थोड़ा जेमिनी को समझो कि वो पर्सनलाइज्ड बेसिस पर चलता है या फिर आपका चैट जीपीटी पर्सनलाइज्ड बेसिस पर चलता है। अगर आप उसको बोलोगे ना कि मुझ में से कमियां बताओ, वो आपको कहेगा नहीं, आप में कोई कमी नहीं है, ब्रदर आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। तो थोड़ा समझो इस चीज को कि आप किससे अपने आंसर्स इवैल्यूएट करवा रहे हो। एग्जामिनर इंसान होगा, वो आपको इवैल्यूएट करेगा क्रिटिकली, उसका आपसे कोई रिश्ता नहीं है। एक एआई का और एक ह्यूमन का जो है मेंटेन हो रहा है, वो भी रिश्ता नहीं है। प्लीज थोड़ा सा यहाँ पर ना सीरियस ले लो चीजों को। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा आज का बेसिकली इकोनॉमिक्स का लेक्चर रहेगा, जिसमें कि मैंने कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के भी आपके ऐड करे हैं। फाइनेंस में भी आपका इन्फ्लेशन का टॉपिक आता है, तो एक मिक्स टाइप्स का हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द रैशनल एक्सपेक्टेशन hypothesis, if the central bank announces and implement a credible disinflationary policy, the sacrifice ratio will be। सबसे पहले तो ल्यूकस क्रिटिक और रैशनल एक्सपेक्टेशंस जो थी, ये हमारे पास में क्या कहती हैं? इन्होंने ना हमारा जो सेक्रीफाइस रेशियो है कि परसेंटेज ऑफ ईयर्स रियल जीडीपी, ठीक है, दैट मस्ट बी फॉरगॉन टू रिड्यूस इन्फ्लेशन बाय 1 परसेंटेज पॉइंट, उसको हटा दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास अडेप्टिव वर्सेस रेशनल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो पहले मॉडल्स क्या कहते थे कि लोग ना पास्ट इन्फ्लेशन पर देखकर फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं और एक इन्फ्लेशन इनर्शिया क्रिएट हो जाता है। एक इन्फ्लेशन इनर्शिया क्रिएट हो जाता है, और ये जो इन्फ्लेशन इनर्शिया क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप इंड्यूस कर रहे हो एक यहाँ पर रिसेशन, मीनिंग हायर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, जो कि मोमेंटम को स्लो डाउन करता है। और पावर ऑफ क्रेडिबिलिटी में यहाँ पर रॉबर्ट ल्यूकस क्या कहते हैं, यहाँ पर एक थॉमस सर्गेंट और रॉबर्ट ल्यूकस का कहना है कि अगर एक सेंट्रल बैंक हो, ठीक है, फुल्ली क्रेडिबल है और इंडिविजुअल्स इनकॉर्पोरेट करें नई नई पॉलिसीज इनकी एक्सपेक्टेशंस में इंस्टेंटली, ठीक है, अगर वर्कर्स ऑफ फर्म यहाँ पर, ठीक है, एक फैक्ट जानते हैं कि इन्फ्लेशन ड्रॉप करेगा 10% से 2%, तो वो इमीडिएटली जो वेजेस कॉन्ट्रैक्ट हैं और प्राइस सेटिंग्स हैं उनको डाउनवर्ड लेकर जाएंगे। कॉन्सिक्वेंटली इन्फ्लेशन गिरेगा और जो नीड थी यहाँ पर फॉर अ पेनफुल पीरियड ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट या लॉस्ट आउटपुट, वो हमें यहाँ पर फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्रेडिबल पॉलिसी में हम क्या करते हैं? मिनिमाइज करते हैं रेशियो को, लो कॉस्ट लेकर जाते हैं, अपने सेक्रीफाइस रेशियो को हम मिनिमाइज करते हैं। इनर्शिया या अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में सेक्रीफाइस रेशियो हाई हो जाता है, हाई कॉस्ट होती है। और स्टिकी ऑफ वेजेस प्राइसेस में रेशियो हम पॉजिटिव रखते हैं इवन विद रैशनल एक्सपेक्टेशन। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, इन द मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व। अब यहाँ पर अगर एक मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व है, एक्सपेक्टेशंस ऑगमेंट करती हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन द एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट इज एक्चुअली एग्जैक्टली इक्वल टू द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमेशा इक्वल होगा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के, ठीक है, यहाँ पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के इक्वल होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर। तो एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फ्लिप्स कर्व हमारा किससे हम दिखाते हैं? पाई इज इक्वल टू पाई ई माइनस अल्फा यू माइनस यू टू द पावर एन। यहाँ पर पाई क्या है?
एक्चुअल इन्फ्लेशन है, ये एक्सपेक्टेड हो गया, ठीक है। यू क्या है, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट, और यू टू द पावर एन क्या है, नेचुरल रेट हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का। तो अगर एक्चुअल इन्फ्लेशन हमारे पास में एक्सपेक्टेड के बराबर है, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, तो फिर ये जो टर्म होगी ये पूरी आपकी कितनी हो गई, 0 हो गई। और ये कब होगा, जब हमारे पास u जो है वो u टू द पावर n के बराबर होगा। दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट हमारी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बराबर है। तो जब लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई प्राइसेस बढ़ने से हमारे पास ये जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं परफेक्टली एक्यूरेट है और कोई इन्फ्लेशन सरप्राइज नहीं लग रहा, जो कि फर्म्स को ट्रिक करे कि वो ज्यादा लोग हायर करे या वर्कर्स यहाँ पर लोअर वेजेस एक्सेप्ट करे, तो लेबर मार्केट आपका लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में चलती है, एक नेचुरल रेट पर चलती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको एक नेचुरल रेट बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, नॉन एक्सिलरेटिंग, नॉन एक्सिलरेटिंग, एक्सिलरेट नहीं हो रहा इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इन्फ्लेशन स्टेबल होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस मीट हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेबल आप याद कर सकते हो, अगर आपका इन्फ्लेशन, एक्चुअल इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से ज्यादा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आपका कम होगा अनएम्प्लॉयमेंट के नेचुरल रेट से, और इन्फ्लेशन आपकी राइज करेगी, एक्सेलरेट करेगी, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर अगर पाई आपका एक्सपेक्टेड के बराबर है, तो यहाँ पर मीनिंग इन्फ्लेशन आपका एक्चुअल इन्फ्लेशन के बराबर है, तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, जिसमें कि हमारे पास में यहाँ पर इन्फ्लेशन स्टेबल होगा। और अगर हमारे पास में एक्चुअल इन्फ्लेशन कम है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से, तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट से ज्यादा होगा नेचुरल रेट से, एंड रिसेशन आ जाएगा, और रिसेशन होगा तो इन्फ्लेशन फॉल करेगा, डी एक्सलरेट करेगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू नेचुरल रेट। ये आप यहाँ से भी बना सकते हैं, वैसे मैंने आपको जैसे समझाया वैसे ज्यादा बेटर है। ओके, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, एक सप्लाई शॉक है, जैसे कि यहाँ पर एक सडन स्पाइक हुआ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में, जिसकी वजह से कुछ मूवमेंट्स हो जाती हैं फिलिप्स कर्व फ्रेमवर्क में। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी मूवमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। तो एक बार ऑप्शन पढ़ लो फटाफट से। चलो, अब यहाँ पर पॉज कर पढ़ लेना एक बारी। चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो फ्लिप कर्व फ्रेमवर्क था उसमें हम क्या देखते हैं, मूवमेंट्स अलोंग द कर्व होगी, जैसे हर कर्व में होती है, और यहाँ पर शिफ्ट होती है, राइट। तो मूव करेगा या तो ये या तो शिफ्ट होगा। अब मूवमेंट कब होती है फ्लिप कर्व में, जब चेंजेस आपकी एग्रीगेट डिमांड में होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ी, डिमांड बढ़ी, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट गिर जाएगा, जिसकी तरफ से यहाँ पर क्या हो रहा है, मूवमेंट हमारी अप हो रही है और टवर्ड्स द लेफ्ट हो रही है अलोंग द एग्जिस्टिंग शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, अगर शिफ्ट की बात करें कर्व में, तो शिफ्ट कैसे होगी कर्व की, शिफ्ट यहाँ पर आपकी सप्लाई शॉक से होगी, शिफ्ट आपकी सप्लाई शॉक से होगी, या जो चेंजेस आपके एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन में है। तो एक नेगेटिव सप्लाई शॉक, जैसे कि कोई ऑयल प्राइस हाइक स्पाइक हुआ, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर आपकी ऑलमोस्ट सभी गुड्स के लिए होगी, और जिसकी वजह से स्टैगफ्लेशन आपको देखने के लिए मिलता है। और स्टॉकफ्लेशन में क्या होगा, हायर इन्फ्लेशन एंड हायर अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारे पास दोनों वेरिएबल्स दिखाता है इंक्रीजिंग एक साथ में। तो जो एंटायर हमारा शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व होगा वो अपवर्ड शिफ्ट करेगा और राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है तो मूवमेंट अप या लेफ्ट होती है अलोंग द एसआरपीसी शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। अगर आपके पास में इंक्रीज हो गए मान लो ऑयल प्राइसेस, ठीक है, तो यहाँ पर अपवर्ड शिफ्ट होगी पूरे के पूरे एसआरपीसी की। और अगर लोअर इन्फ्लेशन होता है, अगर लोअर इन्फ्लेशन होता है, डाउनवर्ड शिफ्ट होगी पूरे के पूरे एसआरपीसी की, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। सो सी आपका आंसर हो जाएगा, एडवर्स सप्लाई शॉक अगर इंक्रीज होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, हायर इन्फ्लेशन होगा, हायर अनएम्प्लॉयमेंट होगा, जिसकी वजह से अपवर्ड शिफ्ट होती है आपके शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व की, जिसको हम स्टैगफ्लेशन भी बोलते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर एक सेकंड क्वेश्चन का ये रहा, नेचुरल रेट हाइपोथेसिस सॉरी implies that in the long run the Phillips curve is, देखो नेचुरल रेट हाइपोथेसिस में क्या होगा, यहाँ पर आपको फ्राइडमैन और फ्लैप्स ने बोला था कि जब एक ट्रेड ऑफ होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में, तो ये हमारे शॉर्ट रन में एग्जिस्ट करता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये वैनिश कर जाता है। तो हमें एडजस्टमेंट कैसे करनी है एक्सपेक्टेशन की, सबसे पहले अगर हम बात करें शॉर्ट रन में, अगर गवर्नमेंट ट्राई करती है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट को तो कम करे और इन्फ्लेशन यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, तो वर्कर्स को हम फूल कर रहे हैं, यहाँ पर बेवकूफ बना रहे हैं इनके नॉमिनल वेजेस को बढ़ाकर, क्योंकि जो लॉन्ग रन होगा, लॉन्ग रन में क्या होगा, वर्कर्स अपनी एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करेंगे हायर इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग और अब हायर वेजेस मांगेंगे ताकि परचेजिंग पावर मेंटेन रहे। अब इक्विलिब्रियम पर आना होगा, तो क्योंकि रियल वेजेस आपकी ओरिजिनल लेवल पर आ गई और यहाँ पर फर्म्स क्या करेंगे, हायरिंग कम कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अपने नेचुरल लेवल पर चले जाएंगे और इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर अब उसका देखा नहीं जाएगा, उसका कोई भी यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेशन जो है इसको हिला नहीं रहा है, मूवमेंट्स कुछ नहीं हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर वर्टिकल कर्व आपका बन रहा है कब, जब इकोनॉमी एक्चुअली रिटर्न कर गई सेम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर, कौन सा था, नायरू रेट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो नो मैटर हाउ हाई और लो इन्फ्लेशन इज, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्टिकल लाइन, फाइन। तो क्या क्या याद रखना है, शेप की बात करें अगर हम, तो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है शेप, शेप में क्या होगा, यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और ये आपका वर्टिकल होगा। फिर यहाँ पर ट्रेड ऑफ, यहाँ पर होगा इन्फ्लेशन वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा। सरप्राइजेस और एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर मीट नहीं कर रही हैं और एक्सपेक्टेशंस आपकी फुल्ली एडजस्टेड हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एसेंशियल है ताकि हम ये समझें कि मोस्ट मॉडर्न सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो क्यों फोकस करते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग पर, रेदर देन कि यहाँ पर परमानेंटली लोअर अनएम्प्लॉयमेंट को बाय कर इन्फ्लेशन को बढ़ा दें। ऐसा ना कर इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्यों करते हैं, उसका रीजन अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा वर्टिकल है नायरू पर, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे ना कि मेरी एग्जाम वगैरह मैं क्या देती हूँ या नहीं देती हूँ, तो नहीं, मैं एग्जाम नहीं देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी एंड माय एज हैज क्रॉस द लिमिट। सेकंड, आई डोंट वांट टू गिव द एग्जाम्स। ओके, तो मैंने लास्ट टाइम भी कोई एग्जाम नहीं दी है। चलिए, तो यहाँ पर इफ द करेंट इन्फ्लेशन इज 8%, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज 5%, natural rate of unemployment is 6%, calculate the actual employment rate given beta is equal to 0.5 assuming no supply shocks। देखो, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से समझना, एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसमें मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला करवाया था, राइट, जो मैंने आपको किस चीज से रिलेटेड करवाया था, इन्फ्लेशन हमें किस तरह से कैलकुलेट करनी होती है ना। तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हमें पता था, करेंट इन्फ्लेशन रेट हमें पता था, यू अल्फा हमें पता था। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, हमें पहले फॉर्मूला, अब तो याद हो गया होगा जितना मुझे लगता है, माइनस होगा, सॉरी, अल्फा यू माइनस यू टू द पावर एन, राइट। चलो, तो यहाँ पर अब हमारे पास एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट कितना है, ये है 8% और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हमारे पास कितना है 5%, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास कितना है 6%, ठीक है। और हमें जो अल्फा या बीटा कुछ भी ले लो, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.5, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको माइनस करना होगा, तो हम इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 8% इज इक्वल टू 5% माइनस, यहाँ पर अल्फा कितना था 0.5, यू माइनस आपका 6%, ठीक है। तो अब इसको निकाल लो, आप कैसे भी निकालना है, 3% और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को 6 के साथ में, तो 3 हो गया। फिर इसको आप निकाल लोगे तो कितना आना चाहिए, ये आपका 0 होना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका 0 है। अब देखो, एक्चुअल इन्फ्लेशन 8% सिग्निफिकेंटली हायर है एक्सपेक्टेड से, तो जो लेबर मार्केट है वो एक्सट्रीमली टाइट होगा। मैथमेटिकली तो अगर मैं बोलूं लो सेंसिटिविटी कॉफिशिएंट था हमारे पास बीटा कितना, 0.05,
तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर ये बोल रहे हैं 0% हो गया और इनफ प्रेशर आ जाएगा वेजेस और प्राइसेस पर कि वो 8% का लेवल पहुंच जाए। देखो ये जो 0% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, ये थियोरेटिकली पॉसिबल है टेक्स्ट बुक में, लेकिन रियल वर्ल्ड में तो ये कैसा होगा, फ्रिक्शनल हो जाएगा। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा यहाँ पर रेट्स को अबव 0% ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स stresses in the context of labor market and inflation। तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था पूरा कॉन्सेप्ट। बताओ यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए, एक बार स्टेटमेंट पढ़ो सारे के सारे। चलो जल्दी से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या अज्यूम कर चल रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो इवेंचुअली रिटर्न कर जाती है अपने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर। कब कर रही है, आफ्टर रिसेशन। तो हिस्ट्रेसिस चैलेंज करती है इसको कि भाई जो पाथ ऑफ इकोनॉमी है वो तो लॉन्ग टर्म डेस्टिनेशन बताता है। तो अगर एक इकोनॉमी डीप रिसेशन में बहुत लंबे समय के लिए रहे तो स्किल लॉस होगी, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयड वर्कर्स अपनी स्किल्स यहाँ पर लूज कर देंगे, अनएम्प्लॉयबल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयबल। ठीक है, किसके में, फर्म्स के लिए। और इनसाइडर और आउटसाइडर मॉडल अगर हम यूज करें तो इनसाइडर्स नेगोशिएट करेंगे हाई वेजेस अपने लिए, इग्नोर करेंगे आउटसाइडर्स जो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, कंपनी के हिसाब से इनसाइडर आउटसाइडर ले रहे हैं हम। तो ये लेबर मार्केट को क्लियरिंग होने से बचाएगा। कैपिटल रिडक्शन, तो इन्वेस्टमेंट अब यहाँ पर काफी कम है। ठीक है, लो इन्वेस्टमेंट अगर एक स्लम्प के टाइम पर आएगी तो फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी हमारी रिड्यूस हो जाती है इकोनॉमी में। ठीक है, तो जब हमारा रिसेशन एंड भी करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो वापस 4 या 5% नहीं होगी, ये 7 या 8% पर स्टक कर जाएगी। तो शॉर्ट रन पेन जो था अब वो लॉन्ग रन स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें लेकर आएगा। तो नेचुरल रेट हाइपोथेसिस में क्या होगा, नेचुरल रेट हाइपोथेसिस में अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा फिक्स्ड नेचुरल लेवल पर जाती है। हिस्टेरेसिस में क्या होगा, मेरी को ना टाइपिंग की इतनी आदत हो चुकी है 10 साल के अंदर कि मेरा ना ये गड़बड़ कर गया है राइटिंग का। चलो, हिस्टेरेसिस यहाँ पर नेचुरल रेट आपका पाथ डिपेंडेंट होगा और यहाँ पर ये राइज करता है ड्यू टू पास्ट रिसेशंस। इन्फ्लेशन इनर्शिया, इन्फ्लेशन यहाँ पर आपका हाई रहता है क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हाई ही स्टे करेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पर जो हमने अभी देखा था ना अपना 5th क्वेश्चन में, तो हमारे पास में वही वाली चीज थी कि 0% अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है मैथमेटिकली आपका टेक्स्ट बुक में हो सकता है, अदरवाइज रियल में नहीं होगा। इन्फ्लेशन आपका जंप कर जाता है 3% के अराउंड, यहाँ पर अबव एक्सपेक्टेशन है ना, 8% से आप सॉरी 5% से 8% चला गया था। तो यहाँ पर लो सेंसिटिविटी ही थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। नेक्स्ट आ जाओ, टॉबिन्स क्वेश्चन थ्योरी, टॉबिन्स क्यू थ्योरी, सॉरी आई एम रियली सॉरी। टॉबिन्स क्यू थ्योरी एंड फ्लिप्स कर्व आर लिंक्ड थ्रू, कैसे लिंक्ड है यहाँ पर, तो टॉबिन का क्यू और फ्लिप्स कर्व जो है वो आपका डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से आता है, इन्वेस्टमेंट वर्सेस लेबर और इन्फ्लेशन। अब ये कैसे कनेक्टेड है, सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड के थ्रू समझो। तो टॉबिन का क्यू क्या है, रेशियो किसका, मार्केट वैल्यू हमारी फर्म की क्या है टू इट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो अगर हमारे पास में Q ग्रेटर देन 1 होगा तो स्टॉक मार्केट वैल्यू करेगा फर्म के कैपिटल को मोर देन इट्स कॉस्ट टू बाय इट, जिसमें कि एनकरेज करेगा फर्म को कि वो इन्वेस्ट करे हैवीली नए इक्विपमेंट्स में और एक्सपेंड करे। अब अगर हाई इन्वेस्टमेंट लेवल रहेंगे तो एग्रीगेट डिमांड भी बूस्ट करेगी, और क्योंकि एग्रीगेट डिमांड आपकी बूस्ट कर रही है तो इंक्रीज हो गई है जिसकी वजह से आउटपुट हमारा बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट लोअर हो गया। और फ्लिप्स कर्व के अकॉर्डिंग अगर रिडक्शन हुआ अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, हम अपना नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट के नीचे आ गए तो अपवर्ड प्रेशर बनेगा वेजेस और इन्फ्लेशन पर। ठीक है, तो अभी एक बारी फटाफट से समझना। तो टॉबिन क्यू क्या कहता है, ये इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट के ऊपर फोकस करता है, जहां पर ये बोलता है कि कितना फर्म्स स्पेंड कर रही हैं कैपिटल पर। फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर ये बताते हैं कि कैसे अगर स्पेंडिंग करेंगे तो वो प्राइस लेवल्स में ट्रांसलेट हो जाती हैं। और एक आती है ओकुन्स लॉ, ओकुन्स लॉ ना आपको जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट का रिश्ता बताती है। तो ये दिखाते हैं कि कैसे आउटपुट लॉस होता है जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर क्या होना चाहिए, आंसर रहेगा आपका
इम्पैक्ट ऑफ स्टॉक मार्केट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड। ठीक, चलो, सो हाई टॉप इन क्यू से क्या होगा, हायर इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी को पुश मिलेगा फिलिप्स कर्व के अलोंग, एंड एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अंडर अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, हाउ डू एजेंट्स फ्रॉम देयर व्यू ऑफ फ्यूचर इन्फ्लेशन, फ्रॉम देयर व्यू ऑफ फ्यूचर इन्फ्लेशन। देखो, अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो लोग हैं वो अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है फ्यूचर वेरिएबल्स की, वो किस बेसिस पर तैयार कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं कि भाई पास्ट में क्या हुआ था। तो अगर एक मॉडल को हम सिंप्लीफाई करें और सजेस्ट करें कि कल जो है, आने वाला कल गुजरे हुए कल जैसा होगा, यस्टरडे के बेसिस पर हमने टुमारो डिसाइड किया, सो टुमारो विल बी लाइक द यस्टरडे। तो यहाँ पर मैकेनिज्म क्या है कि अगर इन्फ्लेशन 5% था लास्ट ईयर, ठीक है, एजेंट्स एक्सपेक्ट करेंगे कि इस साल भी यहाँ पर ये 5% होगा, लेकिन ये तो गलत है, इन्फ्लेशन आपका 7% हो गया मानो। तो वो अडेप्ट करते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को नेक्स्ट पीरियड के लिए, लेकिन जब उनको एरर यहाँ पर समझ में आ गई, उन्होंने गड़बड़ कर दी एक्सपेक्ट करने में, तब उसके बाद में। अच्छा, अब एक बैकवर्ड लुकिंग फ्लो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, तो रैशनल एक्सपेक्टेशन में तो ऐसा नहीं हो रहा था। ये जो पूरा मॉडल है एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन का, ये क्या अज्यूम करता है कि लोग बैकवर्ड लुकिंग है, ये करेंट गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स या जो चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसी में, उनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं अंटिल कि ये जो चेंजेस हैं ये हमें डेटा शो करें। ठीक है, फिर इन्फ्लेशन इनर्शिया की बात करें, तो इन्फ्लेशन जो है वो हमारे लिए इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है रोकना, क्योंकि यहाँ पर ये जो मॉडल्स हैं ये मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं फ्रॉम इयर्स ऑफ पास्ट डेटा, पुराना डेटा यूज कर कर। समझ में आया? तो हमारे पास में अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में हम पास्ट इन्फ्लेशन रेट्स यूज करते हैं, लेकिन रैशनल में जो भी करंट और पास्ट का और फ्यूचर पॉलिसीज है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें हमारे अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस में एडजस्टमेंट बहुत स्लो रहती है, लेकिन रैशनल में तो ऐसा नहीं होता। पॉलिसी इंपैक्ट क्या रहता है अडेप्टिव में, ये सिस्टमिक पॉलिसी ना फूल कर देती है लोगों को, बेसिकली बेवकूफ बना देती है इन शॉर्ट रन, बट रैशनल एक्सपेक्टेशन में ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर सिस्टमिक पॉलिसी एंटिसिपेटेड होती है और कोई भी इफेक्ट रियल वेरिएबल्स पर नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पर आंसर होगा बेस्ड सोली ऑन इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस इन द इमीडिएट पास्ट। ठीक है, in the context of RBI's inflation फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फिट फ्रेमवर्क, अगर आरबीआई कंसिस्टेंटली मिस करती है टारगेट को 3 कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर्स में, तो इसको क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ना आपका थोड़ा सा फाइनेंस वाला पार्ट भी आ जाता है। तो आरबीआई एक्ट 1934 में ये बोला गया था कि अगर यहाँ पर सबसे पहले तो मेंटेन करना होगा इनको 4 ± 2%, दैट इज 2 से 6% के बीच में रेंज में रखना है इसको। ठीक है, अगर यहाँ पर फेल हो जाते हैं, इन्फ्लेशन टारगेट मीट नहीं हो पाता, मतलब या तो आपका 2 से कम चला गया या 6 से ज्यादा चला गया, और ऐसा 3 कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर्स में हुआ। ठीक है, तो ऐसे में आरबीआई को एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी यूनियन गवर्नमेंट को, जिसमें वो बताएंगे कि फेलियर का रीजन क्या है, कि वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए, क्या रेमेडियल एक्शंस आरबीआई यहाँ पर प्रपोज कर रही है, ले रही है। ठीक है, और कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो टारगेट है वो हम अचीव कर लेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इन्फ्लेशन टारगेट 5 साल में एक बार अपना डिसाइड करा। मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर कमिटी क्या करती है, पॉलिसी रेपो रेट्स को यहाँ पर डिसाइड करती है ताकि इन टारगेट्स को अचीव करे, और आरबीआई ऑपरेट करता है फ्रेमवर्क को और अकाउंटेबल रहता है अगर कुछ भी मिसेस यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। शिफ्टिंग फिलिप्स कर्व, shifting Phillips curve due to changes in inflationary expectation explains the phenomena of, देखो इसको बहुत ध्यान से समझना। तो हमारे पास शिफ्ट कब होता है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व में, यहाँ पर जब हाई इन्फ्लेशन हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब स्टैगफ्लेशन है। अब यहाँ पर अर्ली पहले क्या देखते थे इकोनॉमिक्स की, देखो एक स्टेबल ट्रेड ऑफ है, अगर लोअर अनएम्प्लॉयमेंट चाहिए तो इन्फ्लेशन को हमें थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर लेकिन लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करने लग गए कि हायर इन्फ्लेशन जो है उसका यहाँ पर, ठीक है, अगर होगा तो हायर इन्फ्लेशन में हायर वेजेस भी चाहिए, क्योंकि परचेजिंग पावर पर इफेक्ट आ रहा है। तो कॉस्ट यहाँ पर प्रोडक्शन फॉर फर्म्स की इंक्रीज हो गई, जिससे फर्म्स रिस्पॉन्ड कर रही हैं रेस कर प्राइस, ठीक है, और कट बैक करती है ऑन हायरिंग।
तो एसआरपीसी शिफ्ट करेगा अपवर्ड एंड टू द राइट। अब यहाँ पर फेमसली ऑब्जर्व किया गया था 1970s में, जब ऑयल प्राइस शॉक्स लगे कि कैसे जो ट्रेडिशनल डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लिप्स कर्व थे, उन्होंने कर्व को ब्रेक किया और डेवलपमेंट हुआ एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड वर्जन्स का। तो अब इसको ध्यान से समझना। अगर मान लो एग्रीगेट डिमांड में कोई भी चेंजेस होते हैं तो मूवमेंट होगी अलोंग द एसआरपीसी। अगर चेंजेस एक्सपेक्टेशंस में ही हो गए, बेसिकली जो पाई ई है वही चेंज हो गया, तो शिफ्ट होगा एसआरपीसी का। अगर सप्लाई शॉक्स लग गए तो भी शिफ्ट होगा एसआरपीसी में। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मूवमेंट होती है ये इनवर्स रिलेशनशिप बनाती है। यहाँ स्टैगफ्लेशन होता है और यहाँ भी स्टैगफ्लेशन होगा। ठीक है, समझ में आ गया? कोई भी डाउट होता है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं कमेंट वगैरह कर कर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीजें अच्छे से हम कवर करें। अब यहाँ पर ना हम 10 क्वेश्चन जो करेंगे नेक्स्ट, वो हमारे अक्टूबर से लेकर जनवरी तक में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करते हुए करेंगे। ठीक है, ताकि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रिवीजन ऑफ करंट अफेयर्स का भी हम शुरू कर दें। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी दिसंबर 2025 में। आरबीआई ने मेंटेन करा अपना इन्फ्लेशन टारगेटिंग एंकर, जहां पर स्पेसिफिक इंडेक्स जो था वो ये पूछ रहा है कौन सा यूज करती है आरबीआई ताकि हेडलाइन इन्फ्लेशन को ट्रैक करे फॉर इट्स 4% टारगेट। तो मैंने आपको बता रखा है इसका आंसर सीपीआई कंबाइंड होगा, जिसको हम प्यार से सीपीआई कंबाइंड को हम प्यार से ना रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। बेस ईयर ऑफ फरवरी से चेंज हो जाएगा 23 फरवरी से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेस ईयर आपका क्या रहेगा, तो आपको सारे बेस ईयर्स याद कर लेने चाहिए अभी तक। तो टारगेट यहाँ पर क्या है, लीगल मैंडेट आरबीआई के लिए कि भाई हमें 4% प्लस माइनस 2% रखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि अभी अक्टूबर 10 2025 में हमारे पास जो इन्फ्लेशन था वो रिकॉर्ड लो 0.25% हुआ, क्योंकि मैसिव करेक्शन हुए फूड प्राइसेस में और जीएसटी रेट रेस्ट्रिक्शन का इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर दिसंबर 2025 में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन था वो आपका हल्का सा ऊपर जाकर 1.33% हुआ, लेकिन ऑफ कोर्स 4% से यहाँ पर काफी ऊपर रहा और जो 2% का टॉलरेंस थ्रेशोल्ड था। सो बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो गोल्डीलॉक्स सिनेरियो था, हाई ग्रोथ प्लस लो इन्फ्लेशन, आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25 से यहाँ पर कट करा, 25 बेसिस पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, 5.25% कर दिया दिसंबर 2025 में। तो सीपीआई कंबाइंड क्या होती है, प्राइमरी एंकर बन गई आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का हेडलाइन इन्फ्लेशन। डब्ल्यूपीआई फैक्ट्री गेट प्राइसेस देखती है, तो यहाँ पर सर्विसेज को नहीं लेकर चलती है। ठीक है, 4% के टारगेट के लिए भी यूज नहीं करते। कोर इन्फ्लेशन में हम क्या करते हैं, सीपीआई माइनस फूड और फ्यूल प्राइसेस हटा देते हैं, वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं क्योंकि ये। और सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर में हम डियरनेस अलाउंसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे रेपो रेट हमारा रिड्यूस कर गया था 5.25 में, न्यूट्रल स्टांस लिया था। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 26 का जो जीडीपी फोरकास्ट था वो 7.3% और फाइनेंशियल ईयर 26 का इन्फ्लेशन फोरकास्ट 2% इन्होंने रखा था। नेक्स्ट आ जाओ। During the October 2025 policy review, the RBI noted a divergence between food inflation and core inflation. Core inflation को आप कैसे डिफाइन करोगे, एज इन्फ्लेशन दैट एक्सक्लूड्स, अभी बताया था, फूड एंड फ्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर कोर इन्फ्लेशन क्या बताता है, लॉन्ग टर्म के अंडरलाइंग ट्रेंड्स हमारे प्राइसेस के। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन टोटल इन्फ्लेशन बताती है, जिसमें कि हम सारी चीजों को ऐड कर कर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फूड है उसके प्राइसेस आपके वेदर की वजह से और फ्यूल के ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से चेंज होते रहते हैं। अब कोर इन्फ्लेशन में हम देखेंगे कि हेडलाइन सीपीआई को हमें कैलकुलेट करना और मोस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट को माइनस करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा। ठीक है, तो फूड इन्फ्लेशन हमारा यहाँ पर हेडलाइन सीपीआई जो था वो 0.25% कोलैप्स किया था सिग्निफिकेंटली। कोर इन्फ्लेशन स्टिकी रहा था, हायर देन हेडलाइन रहा था। और आरबीआई का क्या लॉजिक था, एमपीसी थोड़ा कॉशियस था कटिंग रेट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर एग्रेसिवली अक्टूबर में इवन दो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन था वो लो था, क्योंकि कोर इंडिकेट कर रहा था कि प्राइसेस जो है सर्विसेज और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की वो फास्ट फॉल नहीं कर रही। टर्म होता है रिफाइंड कोर। रिफाइंड कोर का क्या मतलब होता है, कोर इन्फ्लेशन तो बहुत बार पढ़ लिया। रिफाइंड कोर में जो कोर इन्फ्लेशन निकाला उसमें से गोल्ड और सिल्वर का भी ना जो प्राइस है वो माइनस कर देते हैं, ताकि ज्वेलरी प्राइस की जो वोलेटिलिटी है वो हमारी हट जाए। ठीक है,
अगर सीपीआई इन्फ्लेशन हमारे क्वार्टर एंडिंग 2025 के लिए बेस इफेक्ट में राइज कर जाता है तो इसका क्या मतलब होगा? देखो, बेस इफेक्ट क्या है? यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ऑन द करंट ईयर्स इन्फ्लेशन कैलकुलेशन। तो हमारे पास में इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम निकालते हैं। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे हम इसको ज्यादा भी कैलकुलेट कर कर ले जाते हैं बहुत बार। तो डिनोमिनेटर जो इंडेक्स वैल्यू है वो हमारी ली जाती है, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू फ्रॉम 12 मंथ्स अगो। यहाँ पर हमारे पास में, ठीक है, जैसे कि 2021, अभी तो चलो 2026 चल रहा है, तो 2025 में 2026 वाला, ठीक है, ये हमें बता सकता है। सो बेसिकली लो बेस इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि भाई 2024 और अर्ली 2025 में इंडिया ने एक्सेप्शनली लो इन्फ्लेशन देखा था, जहां पर फूड में तो हमें डिफ्लेशन भी देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर ये जो बेस प्राइसेस थे ये इतने लो थे कि अगर एक स्मॉल या नॉर्मल इंक्रीज इनके प्राइसेस में दिसंबर 2025 में हुआ तो एक हायर परसेंटेज जंप दिखाई। हाई बेस इफेक्ट क्या होता है कि प्राइसेस आपके हाई इतने ज्यादा हो गए अगर किसी साल में कि जो ईयर का इन्फ्लेशन है वो लो या टेम्ड दिखेगा, सिंपली बिकॉज जो हम इसको एक साल पहले से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब किसी साल में 10% इन्फ्लेशन रेट था, अगले साल 11 हुआ, तो केवल 1% इन्फ्लेशन रेट बढ़ा, हम ऐसा दिखा रहे हैं, जबकि एक्चुअल में तो 11 बहुत हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन हो गई। अगर किसी साल में मान लो 2% था और अभी इस साल में 4% हो गया, तो हम देख रहे हैं अरे 2% इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, बहुत हाई बढ़ गया, जबकि एक्चुअल में ये डबल हो गया। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में तो केवल यहाँ पर बहुत ही लो से हम एक नॉर्मल इन्फ्लेशन की तरफ आए हैं। ठीक है, तो आरबीआई और एनालिस्ट यहाँ पर जैसे इकरा क्राइसिल उन्होंने बोला है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है ये आपका 1.33 के अराउंड रहेगा और ये आपका इन्फ्लेशनरी फायर की वजह से नहीं होगा, स्टैटिस्टिकल रिबाउंड्स की वजह से हो सकता है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं क्या इन्फ्लेशन रहता है। फरवरी में ही आता है डेटा जनवरी वाला इन्फ्लेशन का। 2024 का बेस ईयर वगैरह अब हम लेना शुरू करेंगे, तो इसको थोड़ा सा बेस ईयर्स को चेक कर लेना। इन द लेट 2025 आरबीआई ने एम्फसाइज किया एलिफेंट इन द रूम रिगार्डिंग इन्फ्लेशन इन वेरियस स्पीचेस बाय द गवर्नर। दिस एलिफेंट यूजुअली रेफर्स टू, देखो हेल्प करेगा आपको डिस्क्रिप्टिव में भी, और हो सकता है आपको आरसी आ जाए इस तरह के उस पर। तो एलिफेंट मेटाफोर की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर मल्टीपल पॉलिसी स्टेटमेंट्स में 2024 में यूज किया जाता था, क्योंकि हमारे पास में जो और लेट 2025 के रिव्यू में भी यूज किया गया है। तो जो नेचर ऑफ इन्फ्लेशन है इंडिया में उसके लिए एलिफेंट यहाँ पर इन्फ्लेशन को बोला गया, जो कि बहुत ही वाइल्ड रन कर रहा था। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी थी, आरबीआई मैनेज कर रहा था कि इसको वापस फॉरेस्ट में ले आए, रेफरिंग टू द हिस्टोरिकल लो ऑफ 0.25% इन अक्टूबर। ठीक है, तो इन्होंने जब बोला कि एलिफेंट इज बैक इनटू द फॉरेस्ट, इनका मतलब था कि इन्फ्लेशन वापस अपने कंट्रोल में आ चुका है। ठीक है, हिस्टोरिक लोस पे पहुंच गए थे 0.25% के। तो आरबीआई गवर्नर ने ये वार्न किया कि एलिफेंट मस्ट स्टे इन द फॉरेस्ट इवन व्हेन हेडलाइन इन्फ्लेशन इज लो। फूड इन्फ्लेशन is the elephant that can suddenly charge back, affecting the common person's budget and de-anchor expectation। मतलब लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि प्राइसेस हाई होंगे अगेन, और इससे वेज स्पाइरल जो है वो वेज प्राइस स्पाइरल वो आपका फिर से बन जाएगा। ठीक है, तो अगर एलिफेंट टर्म यूज किया गया तो वो इन्फ्लेशन के लिए किया गया था, क्योंकि जो ये वापस आ सकता था फूड प्राइस इन्फ्लेशन से। एक टर्म यूज किया था लास्ट माइल। लास्ट माइल यहाँ पर डिफिकल्ट फाइनल स्टेज थी, इन्फ्लेशन को हमें 5% से 4% के टारगेट पर लेकर आना था। डी एंकरिंग, जब पब्लिक का लॉस यहाँ पर, ठीक है, पब्लिक का जो ट्रस्ट था वो लॉस हो रहा था। क्यों यहाँ पर खत्म होते जा रहा था पब्लिक ट्रस्ट? यहाँ पर इसलिए लूज हो रहा था क्योंकि 4% का टारगेट था हमारा जो हम मीट नहीं कर पा रहे थे और हायर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड था। फ्रंट रनिंग बोला इन्होंने एक टर्म, जिसका मतलब था कि जो मार्केट है वो पॉलिसी चेंज के लिए रिएक्ट कर रहा है बिफोर द आरबीआई एक्चुअली अनाउंसेस इट। तो हमने देखा था बार बार न्यूज़पेपर में ना यही न्यूज आती थी। अगर आपने पिछले एक साल के न्यूज़पेपर कॉन्टिन्यूसली पढ़े होंगे तो आप देखोगे एमपीसी आने से पहले वो बोल देते थे देखो रेपो रेट कम होगा, देखो रेपो रेट में ये चेंजेस आएंगे, फिर जब कभी होता नहीं था ना तो स्टॉक मार्केट एकदम से गिर भी जाता था। ठीक है, तो सीपीआई जो था वो रिकॉर्ड लोस पर था, लेकिन आरबीआई कॉशियस रहा, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहा। सो बेसिकली यहाँ पर क्या था कि सप्लाई साइड शॉक्स ना आ जाए। ठीक है, तो इन्होंने एक टर्म यूज किया था
लाइक अ बैड विंटर क्रॉप और जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन द रेड सी, ये हमें फूड प्राइसेस को जंप कर देंगे, ब्रिंगिंग द एलिफेंट बैक इनटू द रूम। ओके, थोड़ा बहुत अगर आप स्पीचेस वगैरह सुनोगे, पढ़ोगे आरबीआई के, सेबी के गवर्नर, सेबी के चेयरमैन की, आरबीआई के गवर्नर की, तो आपको समझ में आएगा। चलो, इन जनवरी 2026 आरबीआई ने अपडेट करा इन्फ्लेशन रिस्क प्रीमियम असेसमेंट लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के लिए, एज इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रिस्क प्रीमियम लीड्स टू, देखो, इन्फ्लेशन रिस्क प्रीमियम एक एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन इन्वेस्टर्स जो डिमांड कर रहे हैं ताकि वो एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड को होल्ड करें और खुद को जो अनसर्टेनिटी है फ्यूचर इन्फ्लेशन की उससे प्रोटेक्ट करें। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई मुझे एक 10 साल का गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड खरीदना है, ठीक है, और इन्फ्लेशन यहाँ पर आपके राइज कर सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली, तो जो रियल वैल्यू है आपके फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट की वो ड्रॉप हो जाएगी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट। तो अगर आप ये रिस्क ले रहे हो तो आप एक हायर इंटरेस्ट रेट भी डिमांड करते हो। तो जब रिस्क प्रीमियम आपका राइज करेगा, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स को सेल कर देते हैं और हायर रेट्स यहाँ पर न्यू बॉन्ड्स पर मांगते हैं। तो जो यील्ड्स होती हैं वो आपकी ऊपर जाएंगी और इन्फ्लेशन रिस्क प्रीमियम जो है वो भी इंक्रीज करेगा। तो यील्ड कर्व आपका कैसे बनेगा, नॉर्मल कर्व अलग अलग होते हैं, इसमें भी ना आपके पास में 5 तरह के अलग अलग कर्व्स रहते हैं, 4-5 तरह के। तो इसमें हमारे पास में टिपिकली इंक्रीज होगा प्रीमियम जो कि यील्ड कर्व को स्टीपर बना देगा। इन्वेस्टर्स यहाँ पर वरीड रहेंगे अबाउट द 10 ईयर और 30 ईयर होराइजन, ठीक है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए वो इतना स्ट्रेस नहीं है जितना कि उसके लिए रहेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ 10 ईयर जीसेक्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में आरबीआई ने क्या नोट किया कि जो करंट इन्फ्लेशन था वो लो था अराउंड 1.33% दिसंबर 2025 में, और इन्फ्लेशन रिस्क प्रीमियम लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पर काफी सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड था। गवर्नमेंट बोरोइंग्स यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत हाई और ग्लोबल वोलेटिलिटी भी बहुत हाई है। तो क्रूड प्राइसेस जो है वो और हाई होने के चांसेस हैं 2027-28 में, ठीक है। तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव। अगर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो इन्वेस्टर्स अब चाहते हैं कि रियल रिटर्न्स को प्रिजर्व करें। इन्फ्लेशन रिस्क प्रीमियम पॉजिटिव है बॉन्ड यील्ड्स के लिए, कॉम्पनसेशन चाहिए अनसर्टेनिटी के लिए। आरबीआई रेपो रेट यहाँ पर बॉन्ड यील्ड्स के लिए पॉजिटिव रिलेटेड है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हमारी इकोनॉमी में राइज या फॉल करेगी। बॉन्ड प्राइसेस इनवर्स रिलेशनशिप रखते हैं बॉन्ड यील्ड के साथ में, ये मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है। During the El Nino impact assessment in late 2025, RBI warned of second round effects of inflation. This effect occurs when? ये कब होता है? देखो, यहाँ पर क्रिटिकल कॉन्सेप्ट था कि भाई 4% का इन्फ्लेशन मेंटेन करना है। अब फर्स्ट राउंड इफेक्ट क्या था, इमीडिएट इम्पैक्ट आया सप्लाई शॉक का। जैसे अगर एल नीनो होगा, ठीक है, तो एल नीनो का इम्पैक्ट इंडिया पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। अब क्या होगा, बैड मॉनसून हुआ, एल नीनो की वजह से टोमेटो और जो अनियन प्राइसेस थे वो स्पाइक कर गए और यहाँ पर सीपीआई पुश हुआ, ठीक है। फिर सेकंड राउंड इफेक्ट आया, तो कंटेंजियन रहा वो इन्फ्लेशन के लिए। तो अगर फूड प्राइसेस आपके हाई ही रहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो वर्कर्स को यहाँ पर एक पिंच फील होगा उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग में और वो हायर वेजेस मांगेंगे। तो इन वेजेस को पे करने के लिए कंपनीज को प्राइस जो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और सर्विसेज के वो रेस करने होंगे, जैसे हेयर कट, ट्रांसपोर्टेशन या सॉफ्टवेयर सर्विसेज। तो इन्फ्लेशन जनरलाइज्ड या स्टिकी हो जाता है अगर यहाँ पर प्राइसेस टोमेटो के इवेंचुअली गिर भी गए, तो हायर वेजेस और सर्विस कॉस्ट आपकी काफी यहाँ पर हाई रहेंगी, ठीक है, एंड ये इन्फ्लेशन को भी हाई रखेंगी। तो हमारे पास कौन कौन से ट्रिगर्स अभी करेंटली चल रहे हैं, सप्लाई शॉक्स, राइट। तो यहाँ पर हाई क्या है हमारे पास में, वेज प्राइस लिंकेज रहेगा, एक्सपेक्टेशंस भी। अब अगर बात करें हमारे बाकी जो ट्रांजिटरी या टेम्पररी चीजें चल रही हैं, तो स्ट्रक्चरल और परसिस्टेंट इम्पैक्ट आ सकता है। अच्छा, आरबीआई का स्टांस कैसा है, तो वो लुक थ्रू यहाँ पर फर्स्ट राउंड में रख रहे थे और मस्ट एक्ट रेट्स को हाइक करने का सोच रहे हैं सेकेंड राउंड इफेक्ट में, ताकि डी एंकरिंग को प्रिवेंट करें। तो हमने ये देखा कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन था वो तो टेक्निकली लो था, लेकिन आरबीआई किसके बारे में नर्वस था, एल नीनो के इम्पैक्ट का, कि भाई खारिफ और राबी क्रॉप पर क्या रहेगा। तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि फूड प्राइसेस जो है वो हाई ही रहेंगे जनवरी 2026 में भी, जिससे कि ये जो सेकेंड राउंड ऑफ इफेक्ट है वो यहाँ पर इनकी जो रेट कट साइकिल है अब उसको रोक सकता है। नेक्स्ट आ जाओ,
आरबीआई का हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे रिलीज किया गया दिसंबर 2025 में, जिसमें कि क्वालिटेटिव एक्सपेक्टेशंस ऑफन हायर थी एक्चुअल सीपीआई से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं परसेप्शन रियलिटी गैप। ठीक है, तो यहाँ पर हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे कैसा है, बाई मंथली सर्वे है जो कि आरबीआई निकालती है और कैप्चर करती है इन्फ्लेशन आउटलुक अर्बन हाउस होल्ड के ऊपर। तो यहाँ पर फिनोमिना क्या है, तो एक वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड ग्लोबल ट्रेंड है कि हाउस होल्ड जो है वो परसीव करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन हायर होगा ऑफिशियली रिलीज सीपीआई से। ठीक है, तो ये होता है परसेप्शन रियलिटी गैप। अब ये क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है परचेज करने की, हाउस होल्ड इन्फ्लेशन जज करते हैं आइटम्स जो उनको खरीदने हैं, जैसे कि मिल्क, वेजिटेबल्स, पेट्रोल, राइट। जहां पर जो सीपीआई बास्केट है उसमें तो लॉन्ग टर्म आइटम्स हम लेकर चलेंगे, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरेबल गुड्स, तो ये स्टेबल होते हैं या फिर इनके प्राइसेस गिरते हैं। तो एक असिमेट्रिक परसेप्शन बना, लोग ये नोटिस करते हैं कि जो प्राइस हाइक्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही विविडली हुए रेदर देन प्राइस ड्रॉप से स्टेबिलिटी। तो दिसंबर 2025 में ये जो सर्वे आया था, इन्होंने ये बोला कि एक्चुअल सीपीआई चाहे कितना भी कम हो, ठीक है, 3 मंथ अहेड यहाँ पर और 1 ईयर अहेड क्वालिटेटिव एक्सपेक्टेशन जो है हाउस होल्ड्स की वो काफी हायर हैं, और ये इंडिकेट कर रहा है कि elephant was in the forest, the public was still nervous about it coming back. Okay. चलो, तो क्वालिटेटिव एक्सपेक्टेशंस में पीपल फील प्राइसेस विल इंक्रीज, डिक्रीज और स्टे द सेम। अगर क्वांटिटेटिव एक्सपेक्टेशन है तो स्पेसिफिक परसेंटेज जो कि हाउस होल्ड एक्सपेक्ट करते हैं, और एंकरिंग में क्या होता है, अगर एक्सपेक्टेशंस आपकी आरबीआई के 4% टारगेट पर रहती हैं एंड दे आर एंकर्ड। According to the economic survey update in January 2026, shrinkflation was observed in FMCG sector. Shrinkflation occurs when? Shrinkflation क्या होता है? Hidden inflation. अब ये पूछा जा सकता है क्योंकि करंट अफेयर्स टाइप का न्यूज हो गया। तो हिडन इन्फ्लेशन आपका जो कि एक स्ट्रेटेजिक कंपनी यूज कर रही है एफएमसीजी सेक्टर में, अभी एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स आती है यहाँ पर, टूथपेस्ट, ब्रश, हनी, ये सब डाबर और आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब कंपनीज जो है। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कोप अप करना है इनपुट कॉस्ट जैसे रॉ मटेरियल या पैकेजिंग के लिए विदाउट ओवर्टली रेजिंग द स्टिकर प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो ये कैसे काम करेगा, हमने ऐसा नहीं है कि 10 रुपए की चॉकलेट को 15 रुपए का कर दिया, रेदर हम क्या कर रहे हैं, प्राइस तो 10 रुपए ही रखेंगे लेकिन चॉकलेट का साइज छोटा कर दिया, जैसे डेयरी मिल्क की 5 रुपए वाली चॉकलेट अब 10 रुपए की मिलती है, ठीक है, तो प्राइस उसका छोटा होता गया, 10 रुपए में चॉकलेट तो अभी भी मिल जाती है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, कंज्यूमर्स जनरली यहाँ पर बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं प्राइस चेंज के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन लेस लाइकली इम्पैक्ट, अगर मान लो आप ये ना पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट के साथ हुआ था कि बहुत बड़ा पैकेट मिलता था 4 रुपीज में, आज के टाइम में तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने का वो पैकेट आता है, लेकिन उसमें से ना बिस्किट्स कम हो चुके हैं, ठीक है, तो उन्होंने प्राइसेस कम नहीं किए थे, बिस्किट 2-3 कम करने शुरू कर दिए थे। तो ये हमारे पास में क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होती है। अब सीपीआई पर क्या इम्पैक्ट आएगा, तो यहाँ पर जैसे एनएसओ है इंडिया में, ये कोशिश करते हैं कि इस चीज को बेसिकली कैलकुलेट करें यूनिट प्राइसेस के अकॉर्डिंग कि भाई यूनिट प्राइस आपका पर ग्राम कितना है या पर मिलीलीटर कितना है, और ये अंडर डिटेक्टेड रहता है जनरल पब्लिक के थ्रू, पब्लिक को इतना जल्दी नहीं पता चलता कि अच्छा 2 बिस्किट कम आने लग गए। तो जनवरी 2026 में क्या हुआ कि इकोनॉमिक डिस्कशंस में एनालिस्ट ने देखा कि हेडलाइन सीपीआई तो बहुत लो था, लेकिन जो इफेक्टिव इन्फ्लेशन था वो हाउस होल्ड ज्यादा हायर फील कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे जो एसेंशियल पैकेट्स थे, बिस्किट, सोप, डिटर्जेंट्स, इनमें 10 से 15% का रिडक्शन हुआ वॉल्यूम में ओवर द प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। तो इन्फ्लेशन में क्या होगा, जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल्स, श्रिंकफ्लेशन में डिक्रीज होगा प्रोडक्ट साइज में या क्वांटिटी ऑफ द सेम फॉर द सेम प्राइस। स्किम्पफ्लेशन मैंने ये भी बताया हुआ है आपको, स्किम्पफ्लेशन में क्या होता है, तो यहाँ पर क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स की हम खराब कर दे रहे हैं या सर्विस ताकि कॉस्ट को सेव करें। और एगफ्लेशन में क्या होगा, एगफ्लेशन यहाँ पर एक नई टर्म है जिसमें कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के थ्रू अपने प्राइसेस ड्राइव करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2026 आरबीआई ने एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यूज की ताकि एब्जॉर्ब करें एक्सेस लिक्विडिटी को। एसडीएफ रेट यूजुअली आपका डैश बेसिस पॉइंट्स बिलो द रेपो रेट होता है। तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, मुझे याद आया मॉनेटरी पॉलिसी वाला जो चैप्टर है ना, उसमें कुछ कट्स लगे हुए हैं, मेरे दिमाग से निकल गया था।
चलो उसको भी करते हैं अब याद सही। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या था कि हमारे पास में जो एक्सेस में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास में ना यहाँ पर देखो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है और कोई भी कोलेटरल अटैच नहीं होता। तो 2022 में एक ऐसा टूल जो कि एब्जॉर्ब करे लिक्विडिटी को विदाउट द आरबीआई नीडिंग टू प्रोवाइड कोलेटरल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह बैंक्स को ये नहीं देगा। और इन्होंने जो फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट था एज द फ्लोर यहाँ पर हटाकर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फ्लोर कॉरिडोर यूज करना शुरू किया। तो यहाँ पर जो रेपो रेट है वो एंकर बना। तो एमएसएफ क्या होता है, एमएसएफ सीलिंग वो होता है रेट आपका मैक्सिमम वाला, मैंने बताया था सीलिंग ऊपर होती है फ्लोर नीचे होता है, ऐसे याद कर लो। तो ये आपका 25 बेसिस पॉइंट अबव होता है, ठीक है। 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25%, और एसडीएफ आपका 25 बेसिस पॉइंट्स बिलो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो रेपो रेट है वो कट हुआ था टू 5.25% इन द दिसंबर 2025 पॉलिसी रिव्यू। एसडीएफ रेट हमारा ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर गया टू 5%। तो एसडीएफ इंपॉर्टेंट क्यों रहा हमारे लिए अभी तो देखो फेस्टिव सीजन आया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स भी बढ़ाई गई, तो बैंकिंग सिस्टम में यहाँ पर बेसिकली इनका क्या था, फ्लशिंग इट विद लिक्विडिटी, एक्सेस कैश हो गया। आरबीआई ने एसडीएफ यूज कर मोप अप करा लिक्विडिटी को, इंश्योर करा कि ओवरनाइट कॉल मनी रेट जो है वो रेपो रेट के क्लोज रहें और क्रैश ना कर जाएं, ठीक है, जो कि इन्फ्लेशनरी नेचर में अगेन हो जाता। तो रेपो में डायरेक्शन ऑफ मनी क्या है, आरबीआई से बैंक के पास जाता है, कोलेटरल चाहिए। रिवर्स रेपो में बैंक से आरबीआई के पास में जाता है और कोलेटरल चाहिए। एसडीएफ में बैंक से आरबीआई के पास जाता है, कोई कोलेटरल नहीं चाहिए। एमएसएफ में आरबीआई से बैंक की तरफ जाता है, कोलेटरल चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, अगर आरबीआई ऑब्जर्व करे कि भाई स्लोप ऑफ फ्लिप्स कर्व जो है वो इंडिया में काफी ज्यादा फ्लैटन हो गया अर्ली 2026 में, तो इसका क्या मतलब होगा। देखो जो स्लोप है फ्लिप्स कर्व का वो हमें सेंसिटिविटी बताता है इन्फ्लेशन का, अगर रियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कोई भी चेंजेस हुए, जैसे आउटपुट गैप आया, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। तो एक स्टीप कर्व क्या बताता है, एक स्टीप कर्व बताता है अनएम्प्लॉयमेंट में कुछ स्मॉल चेंजेस हुए जिसकी वजह से लार्ज स्विंग्स इन्फ्लेशन में हुए। लेकिन अभी यहाँ पर आरबीआई जो है इसके पास में बहुत सारा लेवरेज है, लेकिन ये हाई रिस्क यहाँ पर ओवर हीटिंग का जो है वो भी फेस कर रही है। फ्लैटेन कर्व जो हमें अभी देखने के लिए मिल रहा है, कर्व फ्लैटेन हो रहा है, मतलब जो लिंक है लेबर मार्केट और प्राइस लेवल्स में वो वीक होता जा रहा है। मीनिंग अगर अनएम्प्लॉयमेंट फॉल भी कर जाए सिग्निफिकेंटली तो इसका मतलब क्या, इकोनॉमी बूम कर रही है। इन्फ्लेशन इतना नहीं बढ़ेगा जितना हिस्टोरिक मॉडल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर बढ़ना चाहिए या बढ़ता। अच्छा, इसका ये भी मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन हाई है तो आरबीआई यहाँ पर एक मच लार्जर आउटपुट सैक्रिफाइस रखेगी, हायर अनएम्प्लॉयमेंट, ताकि इन्फ्लेशन को नीचे लाए और प्राइसेस स्टिकी हो जाएं या डिस्कनेक्ट कर जाएं डिमांड से। तो अभी 2025-26 में फ्लैटनिंग ऑफ द फ्लिप्स कर्व जो है वो बहुत ज्यादा देखी जा रही है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स अफेक्ट हो रही है, प्राइसेस बहुत ज्यादा ग्लोबल फैक्टर से अफेक्टेड है रेदर देन डोमेस्टिक लेबर टाइटन हो रही है। फिर एंकर्ड एक्सपेक्टेशन में आप देखेंगे कि जो आरबीआई की कमिटमेंट थी 4% टारगेट की, लोग अब इमीडिएटली रेज नहीं करे प्राइसेस, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। डिजिटलाइजेशन यहाँ पर ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, डिजिटल इकोनॉमी में जो एबिलिटी है फर्म्स की कि वो प्राइसेस ऐसे ही हाइक कर दें आर्बिट्रेरली, ठीक है। अब अगर 4 बिस्किट कम किए जाएंगे तो फिर लोग सोशल मीडिया पर एक वीडियो बना कर दे देंगे, तो इसीलिए थोड़ा मुश्किल हो गया डिजिटलाइजेशन एज में, राइट। सो बेसिकली लेट मी रीड सम राइटिंग फॉर यू सो दैट यहाँ पर आप लोग जब अपना डिस्क्रिप्टिव लिखते हो थोड़ा समझो कि कैसे लिख सकते हैं। So transparent pricing in digital economy reduces the ability of firm to hike prices arbitrarily. Otherwise ना आप आधे लोग क्या करोगे, यही लाइन लिख कर आ जाओगे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस पर ना एक वीडियो बना देंगे। ये नहीं करना है। क्या लिखना है? Transparent pricing in the digital economy reduces the ability of firms to hike prices arbitrarily. Okay? तो यहाँ पर एक टेबल याद करो। सेंसिटिविटी स्टीप फ्लिप्स कर्व में हाई होती है, फ्लैट में लो होती है। पॉलिसी का इंपैक्ट क्विक होगा और रिजल्ट हमारे इन्फ्लेशन पर आएगा स्टीप फ्लिप्स कर्व में, और फ्लैट में लैग होगा या फिर वीक रिजल्ट्स आएंगे। सैक्रिफाइस रेशियो फ्लिप्स कर्व में स्टीप वाले में लो रहता है और फ्लैट वाले में हाई रहता है, ठीक है।
इसी के साथ में आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना, कोई भी आपको यहाँ पर इश्यू आता है पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।